वेलकम बैक टू फैक्ट्स अनटोल्ड दोस्तों। जापान एक ऐसा देश है जो 21st सेंचुरी में सबसे अमेजिंग देशों में से एक है। और जबकि अधिकांश लोग जापान को एक पूरी विकसित और बहुत तेजी से बढ़ने वाले देश के रूप में जानते हैं, हमें ये नहीं पता कि 1940s में जापान को हर मुश्किल को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स ने जापान के जज्बात को हिलाकर रख दिया था। उनके पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज थे और इकोनॉमी, अरे ये तो इनके इतिहास में सबसे बड़ी बात थी। लेकिन बस 23 सालों के अंदर कुछ कमाल सा हो गया और वही देश दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और उसने फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। और जापान के विकास के कारण आज ये 20th सेंचुरी का इकोनॉमिक मिरेकल के रूप में जाना जाता है। सवाल ये है कुल मिलाकर कि कैसे ये छोटा सा देश तबाही के दौर से इकोनॉमी में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया और वो इसे हासिल कैसे कर पाए, जबकि उनके पास तो इतनी छोटी जनसंख्या है और बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत को जापान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट से क्या सीखने को मिलता है। ये कहानी है 1945 की। यही वो वक्त था जब भयानक वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ था, जिसमें जापानीज ने फ्रीडम फाइटर के हाथों बड़ी हार का सामना किया था। और अगर आप याद करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, तो जापान के लिए ये युद्ध 1945 में भयानक हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब गिरने के साथ ही खत्म हुआ था। और जैसा कि आप सोच ही सकते हैं कि बॉम्ब गिरने और युद्ध हारने के बाद जापान देश तो पूरी तरह से तबाह हो गया था। आर्मी को डिसआर्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। वो हर फैक्ट्रीज जो आर्मी के लिए हथियार और सामान भेजा करती थी, उनका बिजनेस खत्म हो गया था। देश की पर कैपिटा जीडीपी प्री वॉर के मुकाबले 47% कम हुई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 90% से कम हो गया। अब कुल मिलाकर परिणाम स्वरूप देखा जाए तो ये पूरा का पूरा देश भूख, भिक्षा और गरीबी का सामना कर रहा था। लेकिन यही वो समय था जब अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया और सरकार को इकोनॉमी को पुनर्स्थापित करने का अधिकार दिया। इसी वजह से धीरे धीरे करके जापान के थ्रू एशिया में अमेरिका का नियंत्रण बन गया। जापान ने सेना बनाने का अधिकार तो खो दिया और उन्हें सिर्फ स्वरक्षा के उद्देश्य से सेना बनाने का अधिकार दिया गया। और यही जापानीज इकोनॉमी के चेहरे को बदलने वाला सबसे प्रमुख कदम था। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप सुरक्षा में निवेश करने की दृष्टि से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सरकार को उसे ट्रेनिंग देने, उसे वेतन देने और उसको खिलाने के लिए एनुअली 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी एक बंदे को। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए एक इंजीनियर को शिक्षा देने में लगाए जाएं, तो वो सरकार के लिए कमाएगा व्यापार के माध्यम से और टैक्स देने के माध्यम से। अब इस संख्या को 10 लाख सैनिकों और 10 लाख इंजीनियर से मल्टीप्लाई करिए, अब जाकर आपको दिखेगा ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है और ये देश की इकोनॉमी पर $1 बिलियन का प्रभाव डालता है। अब ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैनिक आवश्यक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक मूल बात कह रहा हूं कि मिलिट्री पर खर्चा भले ही आवश्यक हो, लेकिन देश की इकोनॉमी पर एक बड़ा बोझ डाल देता है, खासकर जापान जैसे देश के लिए, वो भी पोस्ट वॉर युग के दौरान। इस मामले में जापान ने मिलिट्री पे खर्च इतना कम किया कि वो प्रैक्टिकली 1960 से लेकर 2018 तक अपने पूरे जीडीपी का सिर्फ 1% ही खर्च कर रहे थे। अब ये सुनकर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जापान तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तबाही के दौर में था, है ना? फिर लोगों ने काम कैसे किया, अपने आप को खड़ा कैसे किया? यहीं पर दोस्तों होता है कमाल, क्योंकि जापानीज ने करेत्सु मॉडल नाम की चीज तैयार की थी और इस व्यवस्था ने दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली जापानीज कंपनियों जैसे कि निप्पॉन स्टील, टोयोटा और मित्सुबिशी को जन्म दिया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार इस व्यवस्था में ऐसा क्या खास था और ये व्यवस्था काम कैसे करती थी? खैर, अब अगर आप 1960s के दशक में देखेंगे कि अमेरिका में ऑटोमोबाइल कंपनियां कैसे काम करती थी, समझिएगा थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक बड़ी कार कंपनी होती है जैसे कि जनरल मोटर्स, उसके पास कई सारे सप्लायर्स होते थे और इन सप्लायर्स के पास होते थे मैन्युफैक्चरर्स, जिसके फिर से अपने रॉ मटेरियल के अलग सप्लायर्स होते थे। और ये अमेरिका की कंपनियां एक टफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट एफिशिएंसी पर ध्यान रखते हुए काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर जनरल मोटर्स के पास एक सनरूफ सप्लायर है, तो इस सनरूफ सप्लायर के पास ग्लास सप्लायर, स्क्रू मेकर्स और सेमीकंडक्टर सप्लायर जैसे उसके खुद के रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं। और फिर इनके भी अपने सप्लायर होते हैं जैसे कि स्टील सप्लायर, सिलिकॉन सप्लायर एटसेट्रा। अब जनरल मोटर्स सनरूफ कंपनी के साथ एक 5 साल के लिए $40 की कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब जब 5 साल बाद कोई नया सप्लायर आ जाता है जो कि सनरूफ को $35 में देने के लिए तैयार है, तो बिना किसी सोच के जनरल मोटर्स पहले वाली सनरूफ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और अगली कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। इसी तरह अब अगर ऑयल प्राइस के बढ़ने के कारण ग्लास सप्लायर भी अपनी कीमत बढ़ाए और सनरूफ बनाने का मूल्य $39 हो जाए तो क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्ट के कारण सनरूफ कंपनी को जनरल मोटर्स को $40 में बेचना होगा, जिसमें उनको खाली $1 का प्रॉफिट होगा, जो कि काफी नुकसान वाला मामला है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ाए बिना सप्लायर पर इसका मार्जिन कम रखने का दबाव बनेगा। तो इस केस में कंपनी सप्लायर का बोझ नहीं उठाएगी, और अगर सप्लायर की फैक्ट्री में आग लग जाएगी तो जनरल मोटर्स बस एक अलग सप्लायर की तरफ बढ़ जाएगी। उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि पिछली वाली कंपनी के साथ क्या हुआ। तो देखा आपने, कंपनी पूरी तरह से अलग रूप से काम करती है और सप्लायर के ऑपरेशंस में शामिल नहीं है और सप्लायर के रिस्क को नहीं उठाती है। लेकिन पता है दोस्तों, जापानीज किरेत्सु मॉडल की प्रैक्टिस इससे बिल्कुल अपोजिट थी। इस केस में सबसे पहले तो पूरा क्लस्टर, कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स एक कोर कंपनी और एक बड़े बैंक द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, और यही ग्रुप बनता है किरेत्सु। और इन सब एंटिटीज की एक दूसरे के व्यापार में भागीदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा एक सप्लायर के व्यापार में 4% का भागीदार हो सकता है, यानी कि पार्टनर हो सकता है। सप्लायर टोयोटा में 0.25% का हिस्सेदार हो सकता है। सप्लायर फिर मैन्युफैक्चरर की कंपनी में 1% का हिस्सेदार हो सकता है, और सपोर्ट करने वाला बैंक इन सब कंपनियों में भागीदार हो सकता है। और अलग से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की जगह टोयोटा अपने सप्लायर्स के साथ सॉलिड 20 से 30 साल का रिश्ता बनाता है। और अब जाके सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसमें चक्कर क्या है, क्या ये बेहद खूबसूरत तौर पर काम करता है अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले। देखिए, मान लीजिए कि टोयोटा के पास एक सप्लायर को अपने पार्ट्स बनाने के लिए 10,000 टन स्टील की जरूरत है। तो अगर स्टील का कॉस्ट बढ़ जाता है तो पार्ट्स बनाने वाले का कॉस्ट भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा, है ना। अब अगर ये जनरल मोटर वाले एग्जाम्पल में होता तो उसके पास तो कोई और रास्ता नहीं होता ना, बल्कि उसे कम प्रॉफिट के साथ ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे टोयोटा क्या करेगा, क्योंकि उन्हें वैसे भी 1 लाख टन स्टील चाहिए, और इस बार वो 1,10,000 टन स्टील का ऑर्डर करेगा। तो अगर मैन्युफैक्चरर अलग से 10,000 टन स्टील का ऑर्डर करता है तो 26,000 येन पर टन के अनुसार मिलेगा। लेकिन अब जब टोयोटा 1,10,000 टन स्टील का बड़ा ऑर्डर कर रहा है तो उन्हें सिर्फ 20,000 येन में ही मिल जाएगा, और इसे प्राप्त करने के बाद टोयोटा बस एक्स्ट्रा 10,000 टन स्टील उस सप्लायर को दे देगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर को स्टील 6,000 येन कम कीमत पर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट्स बनाने का कॉस्ट कम हो जाता है, सप्लायर के प्रॉफिट को नुकसान नहीं होता है, वहीं साथ ही टोयोटा को प्राइस बढ़े बिना ही पार्ट्स भी मिल जाते हैं। दूसरी बात, अगर पार्ट्स बनाने वाले को प्रॉफिट में मुश्किल होती है, जैसे कि अगर वो अपने वेयर हाउस को बढ़ा रहा है और ऑफ सीजन के कारण क्रंच का सामना कर रहा है, तो इस सिचुएशन में सप्लायर के पास एक्सपेंशन के लिए कैपिटल नहीं होता है ना। लेकिन जापानीज व्यवस्था में किरेत्सु के बैंक ने मैन्युफैक्चरर को आसान ब्याज पर लोन देने का सुझाव दिया, जिससे कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काफी कैपिटल हो, और जब बिजनेस का कैश फ्लो नॉर्मल हो जाए तो वो बैंक लोन वापस कर सकता है। इस तरह से अगर कैश प्रॉब्लम भी हो रही है तो एक्सपेंशन बड़ी आसानी से हो जाता है। और तीसरी बात, मैंने किरेत्सु मॉडल के बारे में सबसे अद्भुत ये पाया कि ये कंपनियां अपना रिसर्च और डेवलपमेंट और अपने इंजीनियरों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, और यहीं पर जस्ट इन टाइम सिस्टम ने गेम बदल दिया। टोयोटा ने जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को परफेक्ट बनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। और उनके लिए जो नहीं जानते, 1990 के दशक में कार मैन्युफैक्चरिंग जस्ट इन केस मेथड में होती थी। जैसे कि अगर एक कार के 3 रंग की वेरिएंट है तो 500 लाल कारें, 300 काली कारें और 200 सफेद कारें पहले से ही बनाए गए होते हैं, और उन्हें वेयर हाउस में स्टोर कर लिया जाता है। तो जब आप ऑर्डर करते हैं तो कार आपको दी जाती है। लेकिन जस्ट इन टाइम सिस्टम में जब आप काले रंग के लिए ऑर्डर करते हैं तभी स्पेयर पार्ट्स को सप्लायर से ऑर्डर किया जाता है, मशीनों को चालू किया जाता है और पूरी कार बनाई जाती है, और फिर इसे काले रंग से पेंट कर दिया जाता है। इस तरह से ग्राहक का इंतजार करने का समय बढ़ जाता है, लेकिन उसी समय पे प्रोडक्शन के कॉस्ट को एक बड़े हिसाब से कम कर देती है। कैसे? देखिए, इससे बहुत कम वेस्टेज होती है। इस व्यवस्था में ये कभी नहीं होगा कि काले रंग के लिए एक लंबी वेटिंग लिस्ट है और लाल गाड़ियां बिना मांग के वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं। अगर 200 काले रंग के लिए ऑर्डर आता है तो बस 200 काली कार ही बनाई जाएंगी। अब अगर किसी लाल रंग के लिए कोई ऑर्डर नहीं है तो कोई लाल रंग की कार बनाई ही नहीं जाएगी। और दूसरा फायदा ये है कि अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा वेयर हाउस स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बचे हुए स्पेस की बचत होती है, और जब स्पेस की बचत होती है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है, क्योंकि स्पेस भी एक हिस्सा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट का। लेकिन जस्ट इन टाइम सिस्टम लाना टोयोटा के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इसमें हर चीज पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। अगर कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो पूरा सप्लाई चेन खराब हो सकता था। लेकिन टोयोटा ने इसे बहुत ही ध्यान से लागू किया और इसे एक सफल सिस्टम बना दिया।
और एक और सबसे बड़ा सबक जो हमें जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल से सीखना चाहिए वो है एजुकेशन का इम्पोर्टेंट। जापान ने अपने लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी और उन्होंने टेक्निकल स्किल्स पर भी जोर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया, जिसमें टेक्निकल स्किल्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसकी वजह से जापान के लोगों ने अपने देश को एक टेक्नोलॉजिकली पावर हाउस बनाने में काफी कंट्रीब्यूट किया। इन सब फैक्टर्स ने मिलाकर जापान को एक इकोनॉमिक मिरेकल बनाया। और आज भी जब हम जापानीज कंपनियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका एक अलग ही तरीका है काम करने का। उनकी एफिशिएंसी, क्वालिटी और इनोवेशन का लेवल काफी ऊंचा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को भी इन लेसन से कुछ सीखना चाहिए? भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारे पास अपने तरीके से काम करने का अवसर है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉडर्नाइज करके और अपने लोगों को टेक्निकल स्किल्स सिखाकर आगे बढ़ेंगे तो हम भी एक दिन इकोनॉमिक मिरेकल बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने ट्रेडिशनल तरीके को छोड़कर नए और इनोवेटिव तरीके को अपनाना होगा। भारत में भी कुछ एरियाज हैं जहां हम काफी अच्छे हैं, लेकिन हमें और भी कुछ करना होगा। एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना, मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी लाना और इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। जापान का इकोनॉमिक मिरेकल एक इंस्पिरेशन है, लेकिन हमें अपनी यूनिक चुनौतियां और ताकत के हिसाब से अपना रास्ता तय करना होगा। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम भी एक दिन दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत इकोनॉमी में से एक बन सकते हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।